अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आईना के साथ ताहिर अहमद भट्टी आपकी खिदमत में हाजिर है। एक तसलसल में कुछ इश्यूज हैं जिनका अब तज्जिया कह लें या उसके ऊपर एक ऐसी बात जो थोड़ा बहुत चानन सा कर दे। अच्छा, बात यूं है, होता क्या है ये तो किसी को कुछ नहीं ना पता, लेकिन नज़र ये आ रहा है, हालात ये हैं, दिखता ऐसे है। नेचुरली टॉपिक वही है कि पाकिस्तान के बनने से लेके आज के दिन तक अहमदियत को ख़त्म करने की पाकिस्तान से हुकूमतों की अपनी ज़ात में कोई तरजीह नहीं रही है। हुकूमतें किसी भी ज़माने में ना इस्लाम की ऐसी ठेकेदार होती थी, ना इस्लाम का कोई ऐसा दर्द रखती थी, ना इस्लाम के साथ कोई ऐसी सिंसियर होती थी। पाकिस्तान के ही मैं जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर की बात कर रहा हूं। हुकूमत का मतलब सियासतदान, सियासतदान का मतलब मफाद परस्त, मफाद परस्त का मतलब ये कि उसने अपना मकसद, अपना इक़्तिदार, अपनी पावर को कंटिन्यू करने के लिए जो जो कुर्बानी देनी पड़े, जो जो बलि चढ़ानी पड़े वो चढ़ा जाएगा। ये माइंड सेट, ये सोच, ये पहले दिन के इब्तदाई सियासतदानों से लेके आफ्टर कायदे आज़म आज तक किसी ना किसी लेवल पर चलती आ रही है। बस फर्क इतना पड़ा है कि पहले आपको 10-15 की कैबिनेट्स में से और दो अपना 5-10 जो सफ़े अव्वल के लीडर्स होते थे उनमें से 1-2 या 3-4 इस तरह के नजर आते थे। बाकी कुछ ना कुछ दर्द दिल रखने वाले, कुछ मुल्क के मफाद को, मुल्क भी नया नया था, अभी लोगों ने पार्टीशन के लिए जो मरमरा हुए थे, मौतें और इज्जतें लुटवा के आए थे, जाने माल, वो अभी सारा कुछ चूंकि ताज़ा था और उसको देखने वाले ही इर्द गिर्द फिर भी रहे थे, तो लिहाजा उस वक्त उसकी रेशो मतलब कि 20 में से 2-4 हो गए। अब मसला ये है, इस वक्त जहां पर आप खड़े हैं उसमें से 20 में से 20 के 20 मफाद परस्त हैं। 20 में से सारे के सारे 200%, बल्कि जो बाहर बैठे हुए हैं वो भी, उनमें जो अभी बारी का इंतजार कर रहे हैं उनमें भी कोई तब्दीली नहीं है। वो सारे के सारे लॉन्ग टर्म देख के मुल्की मफाद और उस तरह के चक्रों में नहीं पड़ते। एक तो ये बात। दूसरा, कैरियर डिप्लोमेट भी हैं, कैरियर जज भी हो सकते हैं, बाज कैरियर ऑफिसर्स तो हैं ही सारे के सारे डिफेंस फोर्सेस के, कैरियर ब्यूरोक्रेट भी हैं, कैरियर पॉलिटिशियन उस तरह से नहीं है कोई। बल्कि जाहिर है कि वो फैमिलियों ने अपनी अपनी जगह पक्की करनी है और पार्टियों के ऊपर पर्सनल लीडरशिप ने अपनी अपनी ग्रिप जो है वो टाइट रखनी है। उनके मसाइल बिल्कुल अलग नौयत के हैं। उनकी जूती में खड़े होके उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये जो अहमदियों का एक पीनट इशू है उसका क्या फर्क पड़ता है उनको, वो मर जाएं, वो खत्म हो जाएं, उनके हुकूक पैरों तले रौंदे जाएं, उनकी मतलब मस्जिदें मिसमार कर दी जाएं, उनके कब्रिस्तानों पे हल चला दिए जाएं, इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता इस इशू की अहमियत और एक लिहाज से मोहलिक और हलाकत खेजी, इससे वो सारे के सारे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं। फिर उसके बाद आपकी एस्टेब्लिशमेंट आती है। एस्टेब्लिशमेंट अहमदिया इशू की बेनिफिशरी रही है बड़े ही लंबे अरसे से, अरसा 50 साल से। भुट्टो ये हरकत करके उसके बाद उसका बेनिफिशरी होने का उसको मौका नहीं मिल सका। उसने समझा कि मैं इसका बेनिफिशरी हो सकूंगा, लेकिन हुआ नहीं। मगर दिफाई इंतजामिया एस्टेब्लिशमेंट जो है वो ऑल टुगेदर इसकी बेनिफिशरी चलती आ रही है, चलती आ रही है। इस
इस दौरानिए में एक माबेहिल इम्तियाज है, एक ऐसा ग्लेरिंग किस्म का फर्क है जिसमें दूसरी कोई ऐसा इंसानी तबका अहमदियत के साथ एट पार नहीं आ सकता। जितनी वहां की ऐसी मजहबी जमातें हैं, वैसे तो कोई शिया है, कोई सुन्नी है, कोई देवबंदी है, कोई चिकड़ालवी, उससे लेना देना किसी का कुछ नहीं है। वो तो लोग अपने अपने घर में हैं। किसी ने, मेरे वो एक दोस्त था, वो जब किसी दिन नमाज पढ़ने खड़ा हो जाता था, उस दिन वो यहां से करके वो शलवार टोंग लेता था, मतलब कि टखने नंगे कर ले। वो सारों का अपना अपना सिलसिला है। एक और दोस्त था सरगोदे का, उसने भी वो जेब में रखी होती थी वो खाके करबला की वो टिकिया मिट्टी की, वो आगे रख लेता था। ठीक, चलो जी, सजदागाह उसकी उससे बन जाती थी। लेकिन ये जो आमत उन्नास हैं मजहब को ओन करने वाले, ये मैटर नहीं कर रहे। यहां ज़ेरे गुफ्तगू वो हैं जिनके नाम लिए जाते हैं, मजलिस एहरार, तहरीक खत्म नबूवत, लश्कर तैयबा, लश्कर झंगवी, अल्लाह गिनते जाएं जो इस तरह के नाम आते हैं। इवन तालिबान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, तहरीक नफाज शरीयत मोहम्मदिया, और इसी तरह आगे बढ़ते चले जाएं, इनके नाम लेते चले जाएं, प्योर जो मजहबी जमातें हैं। फिर उसके बाद ये लाल मस्जिदिये, फिर उसके बाद ये लंबा अरसा जो है वो अपना वहाबियों को आगे लगाए रखा, सऊदीया फंडेड। फिर देवबंद वालों का अपने ये मौलवी फजलुर रहमान वाला मजहबी धड़ा, अकोड़े खटक वाले, गिनते चले जाओ, आज तक पहुंचते पहुंचते ये लब्बैकी है। एक भी ऐसी मजहबी इस तरह की तंजीम, जमात और धड़ा नहीं है जो पाकिस्तान के सोशियो पॉलिटिकल सिनारियो में नजर आती हो, अपनी एक प्रेजेंस वो शो करती हो किसी ना किसी रंग में, और उसको लॉन्च करने वाले और प्रमोट करने वाली खुद एस्टेब्लिशमेंट ना हो। एक भी नहीं। एक जमात अहमदिया स्टैंड आउट करती है, जिसको लॉन्च करने वाली पाकिस्तान में या हिंदुस्तान में या दुनिया में किसी जगह। अब हम चूंकि पाकिस्तानी तनाजुर में बात कर रहे हैं, लिहाजा मैं जियोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर की बात करूंगा। वो आ गए थे उधर से, उनमें उनके अफसरान भी आ गए थे, उनमें उनके ब्यूरोक्रेट भी आ गए थे, उनमें उनके पॉलिटिकल माइंडसेट में एक अच्छा नाम रखने वाले भी आ गए थे, डिप्लोमेट भी आ गए थे, और साइंस में काम करने वाले भी आ गए थे, तालीम के शोबे में भी काम करने वाले आ गए थे। पाकिस्तान को जो आप्ट करके आने वाली जमात थी, और प्लस इससे पहले ही चूंकि वो एक मरकज और एक ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम को वहां से छोड़ के आ रहे थे, हिंदुस्तान से कादियान को, जो ही वो इधर मूव किए हैं, उन्होंने उसी ऑर्गेनाइजेशनल पैटर्न के साथ यहां आके अपने आप को रीलोकेट करना शुरू किया है। जब वो रीलोकेट कर रहे हैं तो दो तीन चीजें उस वक्त थी। नंबर 1, उनके पास उनका खलीफा लीडरशिप की सूरत में मौजूद था। खलीफा के पास सदर अंजुमन अहमदिया के काम करने वाले मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी में या शोबा है तंजीम में नॉमिनेटेड एस्टेब्लिश्ड पिछले खिदमतगारों की सूरत में डायरेक्टर्स और नाजरान मौजूद थे। तीसरे नंबर पर मुबल्लिगीन का कुछ कच्चा पक्का सा जितना अपना रूडिमेंट्री सेटअप था, वो सारा जहां खलीफा ने जाना था उनके साथ ही वो आना था। वॉलंटियरिज्म की स्पिरिट रखने वाले आमत उन्नास मौजूद थे। जलसा सालाना और अल-फजल और ये सारी चीजें, मीडिया आउटलेट्स, अपने रसायल और ऑर्गन्स, ये सारे के सारे पहले से मौजूद थे। टीआई कॉलेज पहले से मौजूद था। इस सब कुछ को रीलोकेट करने के लिए पॉलिसी डिसीजंस उस वक्त वहां जहां आके अहमदिया बिल्डिंग्स में क़याम था, वहां पर रोजाना मीटिंग हो रही है, सुबह शाम खलीफा वक्त एक एक चीज पे वो हिदायत दे के सारा सिस्टम दोबारा बना रहे हैं। सो मच सो कि उन्होंने एक असूली बात फैसला किया
कि हम मरकज छोड़ के आ रहे हैं, हम अपना मरकज ही बना के बैठेंगे और क्लेम करके कोई जगह नहीं लेनी, खरीद के बैठना है। खरीद के वो रब्बा आबाद कर लिया उन्होंने, पहले जगह खरीदी, सिलेक्ट की, उसके पैसे दिए, गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट साइन हुआ और उसकी अदायगी करके उसको आबाद करना शुरू किया एक अपने मरकज के तौर पर। इस सारे दौरानिए में ये सारा कुछ देख ही रहे थे। ये तक तो हो रहा था ना कि उस वक्त 53 वाला फ्लड आ रहा है और जनरल आजम जो है वो टीआई कॉलेज को अप्रोच करते हैं कि आपकी कश्ती रानी की टीम इतनी मजबूत है और हमें आपकी हेल्प की जरूरत है, हमारे वॉलंटियर भाग गए हैं। और ईद आई, ईद की छुट्टियों की वजह से अवेलेबल नहीं थे और इन्होंने दिए। और इसी तरह की मुख्तलिफ ऐसे शोबे थे। फुरकान बटालियन वाला आपको पहले बता चुके हैं। उस सारे जमाने में कहां इन्होंने उनसे कभी फंड्स लिए, कभी भी नहीं लिए। और ये वैसे रिवायत क्या पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जमात की वही है कि जो भी काम करना है वो अपनी जाती जेब से करना है, पर्सनल कंट्रीब्यूशन से करना है। हुकूमतों से और हुकूमत के इदारों से मददें लेके मस्जिदें और इदारे अपने बनाएंगे तो वो आपके नहीं है। अच्छा, दूसरी दुनिया के जो ममालिक हैं, ये जर्मनी है, कनाडा है, यूके है, किसी मुल्क में भी, अमेरिका में भी, वो इसको खुद इन्हिसारी समझते हैं और उससे कोई थ्रेट फील नहीं करते। पाकिस्तान में खुद इन्हिसारी तो सारों को पता है, लेकिन वो इससे थ्रेट फील करते हैं कि ये हमारी उंगलियों पे नचाने के लिए, इनको हम पुतली तमाशा नहीं इनका लगा सकते। हुकूमत वक्त की इताअत करना, वतन के साथ मुखलिस होना, ममलिकत के मफाद का सोचना, ये एक बिल्कुल अलहदा चीज है, वो अहमदी करते हैं। लेकिन ताले आजमाओं के आगे पीछे फिरना, उनकी उंगलियों पे नाचना, उनकी खुशनुदी ढूंढते फिरना और फिर कहीं कहीं वो जो सूडो लीडरशिप कायम की जाती है, बेकिरदार और बल्कि बाद सूरतों में, अक्सर सूरतों में बद किरदार, उनके ग्लैमर में मुब्तला होके तो फिर उनको बड़ा कुछ समझ लेना, ये हमारी अहमदियों की ट्रेनिंग में ये शामिल ही नहीं था। जिन दिनों मैंने बताया था ना कि यूसुफ रजा गिलानी वजीर आजम थे, तो उस वक्त नेशनल लाइब्रेरी से निकल रहे थे कोई किसी तकरीब में, और मैं किसी वजह से किसी दोस्त के साथ ही था जो कि बहरहाल उस वक्त वहां पे इंचार्ज था इनके प्रोटोकॉल का। तो वहां जहां से उन्होंने गाड़ियों में बैठना था, इधर कोई 8-10 लोग खड़े हुए थे। कहता भट्ट साहब जाओ हैंडशेक कर लो, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, वो करेंगे तो आप भी कर लें। मैं क्या, मतलब जो दोस्त था उसको मैंने कहा कि यार बात सुनो, हम जो है ना वो हजरत साहब के रास्ते में खड़े होते हैं, उनकी गाड़ी आ रही हो तो आगे लाइनों में खड़े हो जाते हैं और अपने खुलफा के जो मकाम और मर्तबा है उसको जब जब जितना जितना एक्सप्लोर करते हैं, उसके बाद हमें कभी नदामत नहीं हुई कि यार ऐसे कितने राज खलोते रहे हैं। मैं कहा यार ये राज मेरे को नहीं खलोता जाता। अगर हम उधर ना खड़े होने वाले होते फिर इधर खड़े हो जाते, लेकिन चूंकि आप वो जो ज़ौक की और शौक की ट्यूनिंग है वो एक दफा हो चुकी है, अब उससे बढ़कर कोई बात बताएंगे तो बिल्कुल जरूर भाग के जाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि मतलब इधर कल दी फकीर नहीं तो या अली मदद, इंज नहीं हो सकता। नहीं गए, कभी ख्वाहिश ही नहीं पैदा हुई, दर हकीकत कभी दिल से ये कोई ऐसी खिंच नहीं पड़ी। लेकिन यहां अगर जब पहले तो खैर पाकिस्तान में थे, इधर कहाँ दरमियान में समंदर और 6000 किलोमीटर सफर और फासला, फिर भी खिंच पड़ती थी। लेकिन यहां अगर कभी ऐसा हो तो मेरा जो अब तक एक्सपीरियंस है, जब तक इमाम जमात अहमदिया जर्मनी में मौजूद हूं, तो मुझे दिन का कोई हिस्सा याद नहीं है कि आपका जहन जो है वो बार बार उधर को ना जाता हो। ऐसे ही होता है। लेकिन इतनी
यानी इन ज़ौकी बातों और ज़िमनी बातों के हट के जो बात कर रहे थे वो ये थी कि एस्टेब्लिशमेंट को अच्छी तरह पता है कि ये वाहिद तबका और वाहिद जमात है जिसको हमने नहीं पैदा किया, हमने खड़ा नहीं किया, और इसको हम फंडिंग भी नहीं देते, और बाय द वे ये फंडिंग लेते ही नहीं है। अब इस फर्क के साथ वो तजर्बे करते हैं, अपनी लेबॉर्ट्रियों में उनको तैयार करते हैं, उनको टोपियां चढ़ाते हैं, कभी किसी की हरी पगड़ी, कभी किसी की नीली, कभी किसी की कलेजी, कभी किसी की चिट्टी, और उन पगड़ियों और उस तरह के माहौल से वो उन्होंने सारे अपने बैकअप के वो खिलौने, इनू नहीं थे इनू, इनू नहीं थे इनू, आगे करो। और ये सारा कुछ आज कोई ऐसे नहीं है कि मैं आपको बड़ी डेग आउट करके कोई हिस्ट्री दिखा रहा हूं, ये सामने की तारीख है, इसका इनकार नहीं किया जा सकता। अब इसमें फिर एक आगे फर्क आ जाता है, ये जितने इन्होंने खाना साज जहालत जो तैयार की होती है, जिसको ये हामिलाने शरे मतीन करके पेश करते हैं, जिनके ग्रुप और इकट्ठ करके उस वक्त, ये अभी आपने देख लिया ना कि अब ये तरमीम के तमाशे में मौलाना का क्या किरदार था, पंबीरी होया फिरता था वो। इन सारों के क्रेडिट पर, इन सारों की तरफ उसी एस्टेब्लिशमेंट, उसी ममलकत, उसी हुकूमत की पाजियां हैं। इन्होंने जब ये बैकफायर करते हैं या जब इनको डिसमेंबर करने लगते हैं, तो दोनों जाहिर है कि वो एक दूसरे के साथ मुखलिस तो कोई भी नहीं है ना, उन्होंने उनको अपने मकसद के लिए तैयार किया, इस्लाम के लिए तैयार नहीं किया होता। अभी ये कश्मीर की वाली जो लश्कर तैयबा होता था, आजकल कभी नाम ही नहीं सुना आपने, कितनी देर पहले की बात थी ये, मतलब तली का छाला होते थे। इसी तरह से चंगवी वाला था, चंगवी के गुमाश्ते जो हैं वो बंदूकें क्लाशनकोफें ले लेके फैसलाबाद हम उस वक्त इम्तिहान देने जाते थे, ऐसे फिर रहे होते थे, उनको कोई पूछने वाला नहीं था क्योंकि उनको सपोर्ट थी। फिर जब जरूरत नहीं रही तो वही चंगवी जो है वो टूल प्लाजे पे मार दिया गया, मरवा दिया गया, उसका कुछ बना ही नहीं फिर उसके बाद। ये सारी नॉन हिस्ट्री, सामने के फैक्ट्स हैं, अखबारों में हर तरह पे सारी जनरेशन को पता है। इनकी एक दूसरे की तरफ बाजियां हैं, इन्होंने एक दूसरे के अगर मत्थे लगाए होते हैं कि साढ़े इन्हें मारे, इन्हें हुकूमत के इन्होंने मारे होते हैं, बाकायदा मारे होते हैं। वही जो तालिबान थे उन्होंने ये सारा कुछ किया था ना, स्वात वाले ऑपरेशन में उन्होंने सीधे सीधे इस तरह की लड़ाइयां की थी, बहुत मतलब सरों से फुटबॉल खेलने वाली हरकतें। जमात अहमदिया की तरफ किसी आईनी इदारे या किसी एस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के वक्त की कभी किसी जमाने में कोई पाजी नहीं है। अलबत्ता अहमदियों के ऊपर पाजियां जरूर चाड़ी हुई हैं। 53 के फसाद में जो गुजरांवाले में नहर के करीब के जुलूस में बाप के सामने बेटे का सर जो ईंटों से कुचला जा रहा था, उसके पीछे दौलताना की स्पॉन्सरशिप थी ना, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड फसादात थे ना। तो 53 में जितने हमारे नुकसान करवाए हैं उसमें रियासत जिम्मेदार थी। 74 में तूलो अर्ज में जो आग लगवाई गई है और घर लूटे गए हैं और बंदे मारे गए हैं और जख्मी हुए हैं और छुरे घोंपने की वारदातें हुई हैं, वो बाजी रियासत ने हमारी तरफ चढ़ाई थी, भुट्टो ने चढ़ाई थी। जियाउल हक ने जो 84 के ऑर्डिनेंस के बाद जो 4-4, 5-5, 6-6 हजार बंदे हमारे गिरफ्तार हुए जेलों में, जो उनके ऊपर जुल्म हुए हैं, उनकी छातियां खुरची गई हैं कि वो कलमा लिखते नहीं, ये कलमा लगाते हैं। पाजी चढ़ी हुई है हमारी तरफ आपकी, और आज तक पाजी चढ़ी हुई है। ये जो लिबरल और सूडो दानिश्वर हैं, जिस वक्त हम एक दिन में हमारा 100 के करीब बंदा लाहौर में शहीद हुआ है, कहते ये तो हालात ही ऐसे हो रहे हैं। उस वक्त मिर्जा गुलाम अहमद साहब ने जो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वहां पे उन्होंने कहा था कि हाँ मान लेते, लेकिन अगर हाई कोर्ट और ये रीगल और ये माल रोड के ऊपर
जजों की जो नेम प्लेट्स है उनके नीचे आपने हेट स्पीच के बैनर हमारे खिलाफ ना लगाए होते तो फिर आपका मौक़िफ़ हम मान भी लेते हैं। बाकियों पे जो हमला होता है, आप एक दूसरे को मार रहे हैं, आपके बम फोड़े जा रहे हैं, लेकिन उसमें रियासत हर मरने वाले की बैक पे आईनी तौर पर खड़ी है। कानून उनको हक देता है। हमारी आपने आईनी कानूनी जो लेजिटिमेसी हमारे राइट्स की है और जो सैंक्टिटी हमारे राइट्स की और हकूक की है, उसका पहले सौदा किया, यानी वो पहले दही डाला फिर कुत्ते छोड़े हैं आपने। लिहाजा हमारा केस जो है ना, मेरी कहानी तेरी कहानी से मुख्तलिफ है कि जैसे आंखों का पानी पानी से मुख्तलिफ है। इसलिए एक तो मैं ये बता दूं कि अब ये मुझे शायद 1, 2, 3 एपिसोड्स में ये बात करनी पड़े, क्योंकि बात एक ही प्रोग्राम जो है वो लंबा हो जाता है। सरेदस्त ये बता दूं, आज के प्रोग्राम में ये बात हो गई है कि जितनी अहमदियों के अलावा मजहबी तंजीमें हैं, उन सारों के खालिक व मालिक वो ये खुद हैं, रियासत के इदारे। जमात अहमदिया अकेली जमात है जिसके ना वो खालिक व मालिक हैं, ना उसके स्पॉन्सर हैं वो। नंबर एक बात ये तय हो गई है, जो इसका इनकार करना चाहे वो इसके खिलाफ आर्गुमेंट लेके आए, मुंह की बक का फायदा कोई नहीं। नंबर 2, 75 साल की पाकिस्तान की हिस्ट्री में इन सारी तंजीमों के जरिए हुकूमत वक्त और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इन तंजीमों की बाजियां चढ़ी हुई हैं। इन्होंने दिन दिहाड़े इनके बंदे मार के खेतों में फेंके हैं, इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर का मसला पैदा किया है, इन्होंने डीएसपीओ को छुरे घोंपे हैं, इन्होंने एसपी मारे हैं, इन्होंने पुलिस वालों को यरगमाल बनाया है, इन्होंने फौजियों के सरों से फुटबॉल खेले हैं, इन्होंने जो इनकी तनसीबात हैं उनको निशाना बनाया है। जमात अहमदिया के खिलाफ, जमात अहमदिया की तरफ से आपके ऊपर रियासत के किसी इदारे और किसी आईनी बंदोबस्त के खिलाफ कोई बाजी नहीं है। प्लस अहमदियों की तरफ आपने बाजियां चढ़ाई हुई हैं और कोई दहाई ऐसी नहीं गुजरी अभी तक पाकिस्तान बनने से लेके आज तक जिसमें आपकी काबिले जिक्र बाजियां, आपके काबिले जिक्र एस्टेब्लिश टेंजिबल मजालिम जमात अहमदिया के खिलाफ ना हुए हों। इस सारे के बावजूद आप इसको मसला करार दे रहे हैं, इसको इशू करार दे रहे हैं, इनको काफिर करार दे रहे हैं, नॉन मुस्लिम करार दे रहे हैं, सोसाइटी के लिए कैंसर करार दे रहे हैं। वो सब बकवास आपकी अपनी है। लेकिन एक बात तय है कि 2024 तक आप इनको पाकिस्तान के सोशल पॉलिटिकल सिनारियो से ना आउट कर सके हैं, ना इररेलेवेंट कर सके हैं। अब आगे क्या करना है ये आप लोगों को अब खुल के बताने वाली बातें हैं। वो अब एक दो क्योंकि रोज लगे हुए ना, उथे जी मीनारे तोड़ दो, उथे गतवे बांध दो, उतो ये कर दो, इनको अब ये करा दो, उनको वो करा दे दो, उन्होंने मुबारक सानी दो, ओ हो गई है, आज उथे केस लग गया। ये बक को तो बहुत अरसा हो गया। अब किसी पासे लगाए ना बात को। जैसे ये तयशुदा है कि अहमदियों की तरफ आपकी बाजी कोई नहीं है, इसी तरह यह तयशुदा है कि सारी मजहबी अहमदियों के अलावा जितनी तंजीमें उन्होंने आप पे बाजियां चढ़ाई हुई हैं और अहमदियों के ऊपर आपने एज ए रियासत बाजी चढ़ाई हुई है। इससे आगे की बात अगले प्रोग्राम में कर लेंगे कि आप कब खत्म करने चाह रहे हैं जनाब। हुण इन्हां दा की करना है, तख्ती पोचे हाँ इल्मां ते जोर दिता ही कई साडी भी सोचे हाँ। इल्मां की जगह ते तरमीमा कर लो ना, कि तरमीमा ते जोर दिता ही कई साडी भी सोचे हैं। तो बाकी अगले, क्योंकि अब ये कोई मेरे ख्याल में पार्ट 2 पार्ट 3 करके ही बात करनी पड़ेगी। आज यहां तक, कल ये बताएंगे कि उन बाजियों के बाद खत्म कर नहीं सके, उन जाना केड़े पासे थे। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।